अजीजा रहमान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ आज इंतहाई काबिल मशहूर अरुण आनंद जी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ एक लिखारी हैं, राइटर हैं, पत्रकार हैं, बल्कि कॉलमिस्ट हैं और एक स्कॉलर हैं। बड़े अच्छे तरीके से उनको इंडिया की ग्लोबल कम्युनिटी, साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जानती है। मुख्तलिफ पब्लिकेशंस में उनकी राइटिंग्स सामने आती रहती हैं और वो एक्सपर्ट जाने जाते हैं, माने जाते हैं साउथ एशिया के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर। लेकिन आज हम उनको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो अरुण जी। थैंक यू आदिल जी। प्रिविलेज एंड ऑनर जो है, बड़े सम्मान की बात है आपके शो पर आना, और बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। इट्स माय प्लेजर सर। बात हमने करनी है जंतर मंतर से लेके कश्मीर तक। जो कुछ हो रहा है जंतर मंतर में हुआ क्या, उसमें और कश्मीर में एक इल्जाम लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है भारत के ऊपर, पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है और ये इंडियन एजेंट्स हैं, ये भी रा के एजेंट हैं। वे तो मुझे भी वैसे यही आजकल कहते हैं, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है उस वो क्या है। लेकिन पहले हम जो न्यू दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुए काकरोच जनता पार्टी के, उसको बड़े गौर से देखा गया। बड़ी मीम्स चली जेन जी की भी। लेकिन शुरू में कहा यह जा रहा था कि जो मामला पेपर्स लीक होने से और स्टूडेंट्स की जो आत्महत्या, खुदकुशी है, उससे शुरू हुआ था, वो मामला आगे चल के जिस तरह मैसिवली इरप्ट हुआ और उसके बाद जब इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन डिमांड किया गया, इंक्वायरी डिमांड की गई, तो समझा यह जा रहा था कि पीएम मोदी का जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है और जिस तरह डिसेंट को सिस्टमेटिकली, जाहिर बात है कि इलीगल तो बनाया गया इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं है बहरहाल, लेकिन ठीक है, वहां पे भी बड़ा डिफिकल्ट था डिसेंट। लेकिन समझा ये जा रहा था कि भाई ये पीएम मोदी बाद में तो जाके चलो ठीक है इंक्वायरी करवा लेंगे, मान लेंगे, लेकिन ही वॉन्ट गिवन जस्ट येट। लेकिन पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी के आगे हथियार फेंक दिए और अवाम के आगे, जनता के आगे जो है, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, रिजिग्नेशन, उनका जो राइट हैंड मैन एजुकेशन मिनिस्टर, उसका रेजिग्नेशन भी आया, इंक्वायरी भी चल रही है। दो इसमें इशू हैं जो मैंने आपसे पूछने। पहले तो मुझे खुलासा, क्रक्स, समरी बताइएगा कि ये इशू था क्या, हुआ क्या, पीएम मोदी को क्यों हथियार डालने पड़े, व्हाट इज द मेन रीजन, समरी क्या है इसकी? अरुण जी हमें समझाइएगा, हमारे ऑडियंस को। देखिए आदिल जी, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो ये जेंजी है, जिसका कि हम कह रहे हैं कि जिसने की प्रोटेस्ट किया, तो एक फंडामेंटल चीज समझने वाली ये है, ये जेंजी जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इन्होंने, ये उसके बाद की जनरेशन है। ये तो बच्चे थे उस समय, बेसिकली जो है 97 के बाद की पैदाइश वाले जनरली जो है उनको हम शायद जेंजी कहते हैं। मतलब जो 18, 19, 20 साल के हैं, 12 साल की तो इस सरकार को 12 साल के करीब हो गए हैं। उन्होंने दूसरी सरकारें देखी नहीं है इससे पहले की। तो एक तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनको ये लगता है, जो बड़ा स्वाभाविक है, कि 12 साल से एक ही पार्टी जो है वो राज कर रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो देश के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं उसके बेसिकली जो जिम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी हैं। हमने एज ए जर्नलिस्ट जो है वो देखा है, इससे पहले का कांग्रेस का जो दौर था और दूसरी पार्टियां भी बीच में कुछ समय के लिए रही, तो उस दौर के मुकाबले हमारी जो जनरेशन है वो ये समझती है कि ये सरकार काफी बेहतर काम कर रही है। और कुछ फंडामेंटल सिस्टमिक इश्यूज थे 70-75 साल में जो हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ हुए, क्योंकि तो उसको एड्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहली बात तो ये है जो है। दूसरी बात ये है कि देखिए, भारत जैसे बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, आबादी है, उसमें नेचुरल बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी है। उसमें नेचुरल बात है कि डिमांड सप्लाई में, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, हालांकि काफी काम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी काफी सारे रिफॉर्म्स की वहां पर जरूरत है। और जो पेपर लीक है, सबसे बड़ी बात है, ये पेपर लीक एक एक्चुअली एक ट्रिगर पॉइंट था। पेपर लीक रियल रीजन नहीं था। इसके दो कारण थे ये जो एजिटेशन वहां पर चला। पहला तो कारण ये था कि जैसे मैंने कहा कि
इससे पहले जो है वो सीबीएसई का जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मेन बोर्ड है, जो 10वीं 12वीं की जो है वो परीक्षाएं लेता है, उसका जो रिजल्ट आया था, तो इस बार उन्होंने उसको कंप्यूटराइज किया था कि आप अपनी आंसर शीट उसके ऊपर देख सकते हो। उसमें भी गड़बड़ी हुई थी, उसमें भी काफी प्रॉब्लम हुई थी। दूसरी बात यह हुई कि, और इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक दो डिसीजन और ऐसे लिए थे, जैसे हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी, जो सारी यूनिवर्सिटीज जो है उनको एक तरीके से रेगुलेट करता है। तो जो यूजीसी है उसने एक जो है सर्कुलर जारी किया था, उसको लेके भी काफी रिएक्शन हुआ था, जिसमें ये कहा था कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो होता है, तो उसको लेके उन्होंने कुछ कदम उठाए थे। लेकिन वो ऐसा माना जा रहा था कि वो जो हमारे यहाँ पे जिनको अपर कास्ट कहा जाता है, ठीक है ना, वो उसके खिलाफ है। तो और वो एक बड़ा चंक है जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। तो दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात ये है कि बीजेपी और सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। जो है हो ये रहा था, मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि ये पूरा मूवमेंट जो खड़ा हो रहा था वो इंस्टाग्राम पे खड़ा हो रहा था, और बीजेपी और सरकार जो है वो ट्विटर के ऊपर थे, जो है वो जो है इंस्टाग्राम पे थे ही नहीं। और इसलिए फिर आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, हम खुद भी नहीं है सर इंस्टा के ऊपर इतना ज्यादा, इंस्टा जनरेशन के अंदर। ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जेंजी जो है, अच्छा एक तो ये हुआ, फिर क्या हुआ कि ये एक्चुअली इसका इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ट्रिगर पॉइंट ये है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक मामले के अंदर ये कहा कि, उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, उन्होंने तो ये कहा था ये वकील इतना क्लॉक कर देते हैं अदालतों को आके और इस तरीके की चीज, तो एकदम ऐसे कॉकरोचेस जैसी स्थिति हो जाती है। इसको जो है अभिजीत दीपके, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, ये बेसिकली आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो ये इन्होंने क्या किया कि अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और इंस्टाग्राम पे सारे के सारे जो है लोग आ गए। इसके पीछे जो भारत में एक वर्ग है वो ये भी मानता है कि सीआई, अमेरिका काफी टाइम से, अमेरिका और वेस्टर्न एजेंसीज भी और चाइना और टर्की भी जो है वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हम हमेशा इंक्लूड करते ही हैं उसके अंदर। तो ये उन एजेंसीज का भी बेसिकली सपोर्ट हुआ। और क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ कि 480 सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे थे जो कि आइडेंटिफाई किए गए इंडिया के बाहर के, प्राइमरली बेसिकली पाकिस्तान और दूसरे देशों में। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली उनकी बेसिकली लिस्ट भी जारी की है। तो बहरहाल कुछ सरकार की कमियां थी, कुछ जो है एक लंबे समय से जो है रिजेंटमेंट चला आ रहा था, और कुछ फिर क्या हुआ कि जो अपोजिशन है, क्योंकि वो 12 साल से बाहर है और अब 2/3 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो अपोजिशन सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, तो अपोजिशन ने भी इसको पीछे से बैक किया। तो ये कुल मिलाकर हुआ जिसकी वजह से ये एक मूवमेंट खड़ा हुआ। पर एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो भारत में करीबन 40 करोड़ जो बच्चे हैं या यंग लोग हैं वो जेंजी के अंदर आते हैं, जो करीबन 30% के आसपास मोटा मोटी हमारी जो है पॉपुलेशन 25-30% के आसपास। सड़कों के ऊपर जो है, ठीक है ना, वो थे कुल मिला के 20,000। दिल्ली में 20,000 का काउंट था। अगर हम उसको वो जो प्रदर्शनकारी थे उनकी बात भी मान ले तो 40,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, ठीक है। और बाकी कुछ शहरों के अंदर 5,000, 7,000, 10,000 टाइप लोग थे, ठीक है। तो अच्छा, जो इनमें से तो 140 करोड़ के देश में जहां पे बेरोजगारी भी है, जहां इशू भी है, 50,000 बच्चे इकट्ठा करना या जो है, और खासकर जब अपोजिशन भी सपोर्ट कर रहा है, पर ये एक वेकअप कॉल था नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने बड़ा डेफ्टली इसको हैंडल किया। और उन्होंने ये जो एक्चुअली आपने जैसे वो बात कही थी ना कि एक मोदी जी की ये इमेज है नरेंद्र मोदी जी की, भाई वो बड़े स्ट्रॉन्ग मैन है। और मेरा सवाल ये है कि nobody was expecting कि he will give in. Why did he give in? क्यों मान गए वो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। वो मान गए इसलिए क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स आई थी वो ये रिपोर्ट्स थी कि एक तो दिल्ली के अंदर ही जैसे प्रदर्शन जो हो रहा था उसके अंदर करीबन 2,500 के करीब, 2,800 के करीब हिस्ट्री शीटर्स जो है ना, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किए। और लाठीचार्ज से पहले जो है पुलिस पे काफी बड़ा हमला हुआ, और जो अलग अलग शहरों में आर्सन और वायलेंस की घटनाएं हो रही थी। बेसिकली क्या हुआ कि हाईजैक हो गया प्रोटेस्ट इनका जो है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे
और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया एंड इट बिकेम वायलेंट। अभी तो माइल्ड वायलेंस हो रही है। आनंद जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वाकई इस तरह हुआ होता तो फिर तो द वे यू नो there's a history of how the Modi administration have dealt with such issues, वो तो फिर किसी सूरत इसको मेरा नहीं ख्याल था कि छोड़ते। लेकिन मेरी जाती राय में तो, पर्सनल ओपिनियन, मुझे तो यही लगता है कि जो जेन जी का, जो आपने शुरू में बात की कि जो प्रेशर था जेन जी का, उसको अल्टीमेट उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने उसके ऊपर फिर पहली दफा मोदी जी ने जो है वो मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोल के कहा कि बस मित्रों की जगह मैं फ्रेंड्स ठंडे बढ़ जाओ, कर लूंगा, तुम्हारी बात मान लूंगा, ठीक है। तो वो एक मेरे ख्याल में तो एक रूड अवेकनिंग थी, या एक जिस तरह हमने भी बात की कि हमें भी आइडिया नहीं है कि यार ये किस जो है वो तरफ जा रहा है मामला। जब आप इंस्टाग्राम में या इस तरह की वो चीजें, स्पेसिफिक इनकी अपनी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स हैं जो जेन जी की, उनमें आके आप देखते हैं तो आपको पता चलता है, स्नैपचैट आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन आपको पता चलता है कि यार इनका तो मूड ही कुछ और चल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो जो एक उन्होंने माना उनके इमेज को, इसकी वजह से फायदा भी बहुत हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सिर्फ वजह हिस्ट्री शीटर्स हैं या जेन? दोनों चीजें। एक तो ये था कि निकल रहा है, दूसरी बात ये है कि ये बात फैक्ट है कि जो जेनजी है, देखिए मैंने कहा ना कि मोदी जी को ये बात समझ में आ गई कि देखो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं जेनजी के साथ, तो अभी पहले इनको ठंडा करो, ठीक है ना, फिर इनके साथ बैठ के बात करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को रीवर्क करके और इनके साथ कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो कुछ इनकी बातें हमारे को पता चलेंगी, कुछ हमने जो काम कर रहे हैं हम भी इनको बता पाएंगे। बट अभी इस मामले को ठंडा करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये हो रहा था कि जो विजुअल्स थे कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है जो है, और मतलब लोगों ने कहा कि ब्रूटली किया, तो वो विजुअल्स भी काफी चल रहे थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि असम में बीजेपी के एक मिनिस्टर की बेटी जो है वो इस एजिटेशन के अंदर थी, और वो भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही थी जो है नरेंद्र मोदी के लिए। इसी तरीके से उड़ीसा की एक बीजेपी की एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उड़ीसा हमारी जो स्टेट है वहां से, उसने अपनी बेटी, उसकी बेटी ने कुछ डाला इंस्टाग्राम के ऊपर या कुछ हुआ, उसने उसको देखा तो व्हाट्सएप किया कि इसको डिलीट करो, ठीक है। वो भी मतलब वो एजिटेशन में थी, उसने जो व्हाट्सएप की चैट थी, ठीक है ना, उसने उसी को पोस्ट कर दिया। तो स्थिति ये हो रही थी कि बीजेपी के जो है अपने जो मतलब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके घरों में भी जो जेनजी थी जो है, वो भी बेसिकली इस बारे में बात कर रही थी कि भाई आप हटा दो उसको। और देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो जिनको हटाया गया, उनको लेके वैसे ही बहुत ज्यादा नाराजगी चल रही थी। तो ये था कि भाई एक व्यक्ति है, अगर वो कॉम्पिटेंटली काम नहीं कर पा रहा है, उसको हटा दो आप, ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? फेयर इनफ। अल्टीमेटली जनता की बात मानी गई, स्वीकार की गई, लेकिन सर दरमियान में ये इल्जाम लगा, आरोप लगाया गया कि ये पाकिस्तानी जो है ये इसको फाइनेंस कर रहे हैं, जो कि हमें पाकिस्तान में इल्जाम लगाया जाता है, उसके ऊपर हम इसके बाद फौरन आते हैं। लेकिन ये जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है, इस पे इल्जाम लगाया गया कि जनाब ये पाकिस्तानी पीछे से जो है इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आईएसआई स्पॉन्सर कर रही है। ये इल्जाम किसने लगाया था, इसमें कितनी हकीकत थी? नहीं देखिए, इल्जाम तो जनरली जो लोग इसको काउंटर कर रहे थे, और मतलब उसमें बीजेपी के लोग भी थे, जो जिन लोगों के खिलाफ भी एजिटेशन हो रहा था, तो उन लोगों ने इस तरीके की चर्चा जो है वो हुई। लेकिन जो एक एक जो बहुत बड़ा कारण इस चर्चा के होने का था वो ये था कि वहां पे जो जहां दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, तो वहां पे मैसिव अमाउंट में फूड सप्लाई हो रही थी, और बहुत क्वालिटी पिज्जाज, बर्गर्स और ये सारे जो है, और पानी की बोतलें, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और इसके जो जो हमारे यहाँ पे डिलीवरी एप्स के थ्रू हो रहा था वो जो डिलीवरी एप्स वाले जो कर रहे थे, उनको जो ऑर्डर्स आ रहे थे, जो पेमेंट हो रही थी, एड्रेस उनको ये दिया जा रहा था कि आप जंतर मंतर पे डिलीवर करें जाके, और जो पेमेंट हो रही थी वो बेसिकली जो है कतर से, सऊदी अरब से, जो है जॉर्डन से, वेस्ट एशिया के, उससे जहां से कि पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट पेमेंट तो उस तरीके की बेसिकली जो है वो नहीं, जहां तक मेरे को जानकारी है कि वो थी। बट हम जानते हैं कि आईएसआई जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर जो है वो ऑपरेट करता ही है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा मैंने आपको बोला ना, जो 480 हैंडल्स जो है, ये इनका लोकेशन बेसिकली जो है वो पाकिस्तान से बेसिकली निकला जो है। तो इस वजह से जो है ये आरोप लगा कि भाई आईएसआई जो है वो क्या कहते हैं,
और देखिए वो प्ले बुक, एक हमारे यहाँ भी ये बात मानी जाती है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं वो रा रा जो है कर रही है, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी एक ही माना जाता है कि ऐसे। तो ये क्या कहते हैं, काफी जो है, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, बट लेकिन प्राइमरी it would be very natural thing to do for the ISI to go on and do this, sir. ठीक है, और मेरे ख्याल में मौके का उन्होंने फायदा उठाया। आप लोग मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? इंडिया वाले कश्मीर के अंदर दाना पानी राशन सब बंद किया, वो कह रहे हैं कि यार राशन पानी वगैरह खोल दो, उधर से तितली नोट से LOC से कोई खाना राशन पानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ही भिजवा दो। आप लोग ये फायदा क्यों नहीं उठा रहे? वहां पे AJK के अंदर प्रोटेस्ट जो हो रही है उसमें इल्जाम लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी हो रहा है इंडिया करवा रहा है, और जिस तरह हम इंडियन एजेंट्स को ट्रीट करते हैं इस तरह हम कश्मीरियों को, जो आजाद कश्मीर है, जो अब वो खुद कहते हैं कि नहीं ये POK, आप भी उसको POK बोलते हैं, वहां लोग बोलने लग गए। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है पिछले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों में 30 बंदे मारे गए, 100 से ज्यादा लोगों को इन्होंने जो है वो हलाक किया, शहीद कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किल किया है स्ट्रेट फायरिंग करके। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रेंजर्स है, और 50 दिन से मैं तो उसका लाइव कवरेज, डेली का कवरेज दे रहा हूं, और बातचीत की जा रही है इंडिया के अंदर से भी, आपकी साइड से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर से भी यही बात की जा रही है कि यार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनको कोई खाना पानी राशन पानी तो दो, वो अगर डिलीवर कर सकते हैं ऐप्स के ऊपर और खाना भिजवा सकते हैं। वैसे बाय द वे सर, खाना तो फिर कांग्रेस पार्टी भी वहां पे डिलीवर कर सकती है ना, तो पाकिस्तान के 450 अकाउंट इतनी बड़ी आबादी में कुछ भी नहीं है ना। ये तो इसका मतलब है वो लोग एवं खाम खा में सिर्फ खाना पूरी कर रहे थे। ISI वाले नलायक हैं, टोटल नंबर 1 उन्होंने काम किया है, नंबर 1 नहीं किया। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग क्यों नहीं ये काम कर सकते? आपके ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आप करवा रहे हैं, तो अगले कहते हैं करवा ही रहे हैं तो कोई राशन पानी भिजवा दो कोई, तो क्यों नहीं ये काम किया जा रहा? व्हाई इज नॉट इंडिया नॉट रेजिंग कंसर्न्स, एंड व्हाई नॉट इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एड क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा, डिप्लोमेटिक एफर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्यों खामोशी साधी गई है कि भाई नहीं कोई बात नहीं? जिस तरह जंतर मंतर के ऊपर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है भाई वो इंडिया का इंटरनल मैटर्स है, मतलब क्या अंडर हैंड डील हुई हुई है कि तुम इधर चुप रहो हम उधर चुप रहेंगे, या कोई इसके ऊपर कोई और मसला है? मुझे जरा समझाइएगा तो सही। देखिए, एक तो मैं आपके चूंकि लगातार जो भी आप व्लॉग्स करते हैं तो मैं देखता रहता हूं, तो ये सवाल मुझे ध्यान है, आपने जो श्रीनगर से जो है, जो एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, तो जुनैद कुरैशी साहब, जुनैद कुरैशी, हाँ कुरैशी साहब, तो कुरैशी साहब से भी आपने ये सवाल पूछा था, तो इससे एक तो ये बात साबित होती है कि मैं पूरे आपके सारे व्लॉग्स जो है वो बड़े डिलीजेंटली फॉलो करता हूँ। जो है, देखिए, इंडिया की एक ना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है। मैंने ये बात एग्जैक्टली पूछी भी जिन लोगों के साथ जो है मेरी बातचीत एस्टैब्लिशमेंट में हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के सिस्टम के लोगों से होती है। ऐसा है कि इंडिया की जो बलोच हैं, मैं अभी आपको इसी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, उनकी भी बड़ी शिकायत रहती है कि इंडिया हमारी मदद नहीं कर रहा बेसिकली। भले ही पाकिस्तान के अंदर एक ये नैरेटिव है, लेकिन बलूचों की शिकायत होती है कि इंडिया हमारी मदद नहीं कर रहा, इंडिया इंटरनेशनल अरीना में हमारी आवाज नहीं उठाता, ठीक है, और हम तो उनके साथ हैं। तो इंडिया की एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमारी लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, यानी कि प्रॉक्सीज के थ्रू जो है, पहली तो ये डॉक्ट्रिन है कि प्रॉक्सीज के थ्रू हम जो है वो नहीं लड़ेंगे, जो है कि हम बलोचों के थ्रू, हम ठीक है हमारे पाकिस्तान के साथ एक आर्च राइवलरी है, ठीक है ना, लेकिन हमें अगर मान लीजिए कुछ करना भी है वहां पे तो हम डायरेक्टली करेंगे जो करना है। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है। तो ये बियॉन्ड अ पॉइंट जो है वो किसी को बहुत ज्यादा, तो इंडिया तभी सपोर्ट करता है, जैसे बांग्लादेश के समय इंडिया ने इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भारत के अंदर आ गए थे, और भारत के लिए अपने लिए जो है ना उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। दैट वाज वन ऑफ द की रीजंस बेसिकली, जो है, जो उसके बाद से मैं सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन देख रहा हूं इन प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली जो मर्जी बात होती रहे कि भैया हमारे को जो है वो नहीं करना जो है, और ये बात, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि इंडिया को इंटरवीन, मुझे लगता है पर्सनली जो है कि इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिवली जो है वो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए, अगर हम POJK जिसको हम कहते हैं, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, अगर हम उसको मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना, तो हमारे ही हिस्से में गड़बड़ हो रही है ना, वहां के लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है, वहां के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है जो है। तो इंटरवीन तो इंडिया को बेसिकली जो है वो करना चाहिए, पर
मुझे लगता है कि शायद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि इट माइट लीड टू अनदर वॉर अगर इंडिया इंटरवीन करता है, इवन ह्यूमैनिटेरियन उससे भी करता है। एंड इंडिया डजंट वांट टू हैव अनदर वॉर एट हिज हैंड्स। हम अभी और एक जंग नहीं चाहते क्योंकि वेस्ट एशिया के क्राइसिस को लेके ऑलरेडी जो है इकोनॉमी अंडर स्ट्रेन है। इंडिया हैज टू मच टू लूज, हमारे पास होने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा इसको केयरफुली ट्रीट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तो ये मुझे लगता है कि जो पॉइंट टेकन सर, लेकिन लेकिन मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में भी इंडिया ने इंतजार किया था उस लेवल पे सिचुएशन आने का जब रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया था, और कश्मीर के अंदर आजाद जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में भी हालात अभी शुरू हुए हैं उसी एग्जैक्टली तरफ जाने के लिए कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, और ये इट इज नॉट गोइंग टू डाई डाउन। ये इशू मजीद आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंडिया पे इल्जाम लगाया जा रहा है, इन ऑल फेयरनेस स्केपगोट पाकिस्तान, इंडिया में पाकिस्तान को एज अ स्केपगोट यूज किया जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के अंदर इंडिया को जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्केपगोट यूज किया जाता है। फॉरगेट अबाउट दिस, बट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बिल्कुल इम्पार्शियल बात कर लें, प्रैग्मेटिकली बात करें, बिल्कुल ठंडे, ना आप इंडिया से ना मैं पाकिस्तान से हूं। ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया ने आराम से ठंडा करके खाया, इंतजार किया कि पाकिस्तान की फौज जुल्म करती रहे, और जुल्म किया पाकिस्तान की फौज ने। और मैं बीइंग अ थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, जिसके दादाजी 12FF रेजिमेंट कमांड कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, ऑल्दो वो जो ही गए तो उसके 1-2 हफ्ते के बाद ही वॉर वाज ओवर, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि जनाब पाकिस्तान वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में उसी मेंटालिटी के साथ काम कर रहा था जो पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बलूचिस्तान में या अब कश्मीर के अंदर जिस मेंटालिटी के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। इंडिया वेटेड फॉर देयर टाइम एंड दे केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग। Sam Manekshaw was, Field Marshal Sam Manekshaw took his time under the directions from the Indian Prime Minister Indira Gandhi, and उन्होंने preparation अपनी शुरू कर दी। अभी इंडियन आर्मी चीफ को हम देखते हैं कि वो आपको ज्यादातर लद्दाख लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर इंडियन वाली साइड के ऊपर नजर आते हैं, विजिट्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वहां पे चल रहा है, कुछ ना कुछ तो वो तैयारी कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम इंडिया इज जस्ट गरम, जो आप कह रहे हैं, नवाला शायद खा के मुंह नहीं जलाना चाहता, ठंडा करके खाना चाहता है, और इंतजार किया जा रहा है कि किस वक्त ये मजीद इरप्ट करेगी सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट की जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है, दे आर इन अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग देयर मिस्टेक्स, दे आर इन अ हैबिट ऑफ लेटिंग हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एंड दे आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। वो वही कर रहे हैं, पुरानी गलतियों से उन्होंने कभी सबक नहीं सीखा। हमूद रहमान कमीशन से हमने सबक नहीं सीखा, हमने उल्टा जो है प्रोजेक्ट C-71 जनरल बाजवा ने अभी चलाया, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए सिर्फ इस बात के ऊपर नैरेटिव बनाने में कि जी बांग्लादेश की क्रिएशन जो है वो हमारा कसूर नहीं था। अब कश्मीर में वही काम हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट एंड अप्रोप्रिएट मूवमेंट टू टेक एक्शन इन कॉन्सर्ट विद इंटरनेशनल पावर्स, क्योंकि ईरान का इशू वेस्ट एशिया में चल रहा है सर। जिस दिन वो सेटल होगा, देन दे विल कम आफ्टर पाकिस्तान, द ग्लोबल पावर्स लेड बाय इवन यूएस के अंदर नवंबर के बाद जो इलेक्शन होगा, उसके बाद जो हालात होंगे वो टोटली डिफरेंट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में क्या इंडिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस इसलिए दिखा रहा है ऑन द सेम मॉडल जो ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश के अंदर दिखाया गया था, या इंडिया चाहता है कि नहीं यार, बिकॉज अगर पाकिस्तान इरप्ट करेगा तो उसका इम्पैक्ट तो इंडिया के अंदर होगा ना। यू गॉट, आपने खुद कहा कि यू गॉट सो मच टू लूज, आपकी इकोनॉमी चल रही है, और यहाँ तो हमारा अपना जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग मैन है पाकिस्तान में, आसिम मुनीर, वो कहता है कि अगर इंडिया मर्सिडीज है तो हम डंपर ट्रक हैं। सो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दिस? और इसके अंदर आपको क्या लगता है, इसकी असल कहानी क्या है? व्हाट इज योर एनालिसिस अबाउट इट? फाइनल क्वेश्चन। देखिए, हाँ, ये इसका मैं आपकी बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ, और इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया जो पाकिस्तान के वहां पर जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको लेके कुछ एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके टाइमिंग का, जैसे आपने भी कहा कि एक तो वेस्ट एशिया का जो है वो इशू चल रहा है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट थिंकिंग जो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में है वो ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हमेशा अभी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ काफी ज्यादा ग्रेजुअली माहौल बन रहा है पाकिस्तान के अंदर,
और खासकर जो यंगर जनरेशन है वहाँ की भी, वो भी वैसे तो सभी वो कर रहे हैं, और अगर आप सिंध हो, बलूचिस्तान हो, अब ये जम्मू कश्मीर हो गया, तो सभी जगह ही, मतलब एक अगर हम पंजाब को टू सम एक्सटेंट छोड़ दें तो कमोबेश सभी जगह पे, तो इट इज इम्प्लोडिंग। अब होगा क्या कि अगर इंडिया कोई भी चीज राइट नाउ कुछ करता है, तो पाकिस्तान की फौज को ये दोबारा से मौका मिल जाएगा कि, क्योंकि जब वो इंडिया वाला हवा दिखा देते हैं तो फिर देन कटिंग अक्रॉस सारी की सारी जो पाकिस्तान की आवाम है, वो फिर पाकिस्तान की फौज को बैक करने जो है वो लग जाती है। तो अगर मतलब इधर तो स्थिति बिगड़ ही रही है, उधर जो है आम लोगों में भी पाकिस्तान के फौज के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, तो वो कोई भी ऐसा एक्सक्यूज इंडियन पॉलिसी मेकर्स नहीं देना चाहते जिससे कि पाकिस्तान की फौज को रिट्रीव करने का उस चीज को मौका मिले। तो दे प्रोबेबली यू आर राइट कि लेट इट रीच एट अ सर्टेन लेवल, और तब तक वेस्ट एशिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट एशिया के बेसिकली क्राइसिस वाली है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया वेस्ट उसी के अंदर उलझा हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड भी, यूएस भी, और सब वो है। तो उनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी होगा इंडिया के लिए, अगर उनको मान लीजिए कोई भी एक्शन करना है, बिकॉज पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेस्ट। पाकिस्तान को जो है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत हुई है उसको करने में वेस्ट का एक बड़ा योगदान भी रहा है, कि जो उन्होंने हमेशा जो है फौज को बैक किया जो है, और जो है जो प्रो डेमोक्रेसी वाले लोग थे उनको जो है हमेशा जो है कर्ब करने में जो है, आईएसआई आज आईएसआई है और उसका इतना जो है वो इन्फ्लुएंस है जो है, तो इट इज बेसिकली थ्रू द बैकिंग ऑफ द वेस्ट। हथियार उन्होंने दिए, पैसा उन्होंने दिया, जो है सब चीजें उन्होंने प्रोवाइड कराई, और प्रोटेक्ट भी करते हैं उनको इंटरनेशनल अरीना के ऊपर जो है। तो जैसे देखिए वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है ना, या आईएमएफ से मिल जाता है ना बार बार लोन, तो बोर्ड पे अंदर तो सारे वेस्टर्न लोग ही बैठे हुए हैं, तो उनको भी ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। और इंडिया का अभी आप जानते ही हैं कि अमेरिका के साथ संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे, तो उसके मद्देनजर, बिकॉज अमेरिका एक फैक्टर तो है ही, अगर कुछ भी करना है तो हम उस बात से प्रैक्टिकली हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि अमेरिका, मतलब ये नहीं है कि उससे कोई इजाजत लेनी है या कुछ वो लेना है, बट स्टिल जो है तो इस अभी सिचुएशन इज नॉट राइप जो है दिस थिंग। बट मैं लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं आप जो वीडियोस वहां से बड़ी मुश्किल से स्मगल करके जो है, स्मगल नहीं कहना चाहिए, स्मगल इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जो आप लेके आते हैं मैं देखता हूँ, सो माई हार्ट बेसिकली ब्लीड्स जो है, कि फॉर वो छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान है, इंडिया है, जो भी है जो है, पर जो वहाँ पे हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है और जो खवातीनों के साथ हो रहा है, बहुत खराब है, बहुत ही खराब। इट्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, और अगर भारत इस मामले में कुछ कर सके तो उसे एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए, ये भी मेरा मानना है। मतलब आप एग्री करते हैं कि भारत इस वक्त जो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, एंड ये भी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट प्रोग्राम अजीजा ने मन आपने बताना है कमेंट्स के अंदर के, अरुण आनंद जी से मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करना चाहूंगा, और आपके कमेंट्स मुझे इसके लिए चाहिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वेस्ट जो सपोर्ट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि न्यूक्लियर आर्सनल को न्यूक्लियर ब्लैकमेल के तौर के ऊपर यूज किया जाता है, और वेस्ट को यह बताया जाता है कि अगर हम ना रहे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री ना रही, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के हाथ लग जाएंगे, और वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स प्रॉक्सीज की सूरत में पाकिस्तान की मिलिट्री ने खुद मेंटेन किए हुए, फिर चाहे वो जमात दावा हो, लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, या उसके अलावा बहुत से इस वक्त ISKP टाइप हो, या अफगान नेशनल आर्मी जो मिली आर्मी इन्होंने बिठा ली है अपने पास बलूचिस्तान में, वो हो, ये वेस्ट को डराते हैं कि ये लोग आके खा जाएंगे। तो ये एक जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो असल कहानी है, सारी कहानी घूम फिर के उस चीज की, और पाकिस्तान की मिलिट्री ऑन रिकॉर्ड आके कहती है कि भाई हम बिजनेस, अब वो कहते हैं कि इसलिए चला रहे हैं कि हमने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मेंटेन करना है। तो ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल को न्यूक्लियर ब्लैकमेल के लिए यूज किया जा रहा है, इसकी क्या डायनेमिक्स हैं, और इसकी डायनेमिक्स जो रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स किस तरह शेप कर रही हैं, सिक्योरिटी किस तरह शेप कर रही हैं, अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे। अरुण आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू जी, शुक्रिया।